हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बॉयज के सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। और अगर आपने इसके पहले एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी इस एपिसोड की, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर इसके पहले एपिसोड को देख लें। खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सीजन 2 के एपिसोड की पूरी स्टोरी बताऊंगा। वेल, तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से हमने पहले एपिसोड की स्टोरी छोड़ी थी, यानी ह्यूग अब भी उसी स्टोर में है जहां पर अब भी इनविजिबल मैन की डेड बॉडी पड़ी है। फिलहाल तो बिली और ह्यूज को यही लग रहा है, जिसके बाद बिली पर एक और बड़ा बम फूटा कि एक्चुअल में बिली FBI से नहीं है और वो अब इन सब मसलों से दूर हटना चाहता है। जिसके बाद बिली उसे ये कहता है कि उसने दुनिया के सबसे फेमस सुपर हीरोज में से एक सुपर हीरो को मार दिया है और इसका अंजाम अगर उसे नहीं भुगतना है तो वो उसके साथ उस इनविजिबल मैन की बॉडी को उठाकर कार में डाले और उसके साथ चले। जिसके बाद बिली उसे ये बताता है कि वो उन लोगों के लिए काम करता है जो लोग काफी बड़ी मुसीबत में होते हैं और बीच में आकर वो उन लोगों की मुसीबत सॉल्व करता है और कहानी खत्म। और इसी बीच कार की डिक्की से आवाज आती है जो और किसी की नहीं बल्कि इनविजिबल मैन की है, यानी वो जिंदा है। और ये बात सुनकर ह्यूग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उस पर जो मर्डर का चार्ज लगने वाला था वो अब हट गया है। जिसके बाद वो बिली को ये कहता है कि वो गाड़ी रोके, वो उसे बाहर निकालेगा और अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर से वापस चला जाएगा। जिसके बाद बिली उससे ये कहता है कि इनविजिबल मैन ने उसकी शक्ल देखी है, यानी अब ना चाहते हुए भी इनविजिबल मैन को मरना पड़ेगा। और ये बात ह्यूग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो लोग उसे मारे, लेकिन अब दूसरा और कोई ऑप्शन है नहीं। जिसके बाद बिली उसे ये कहता है कि अब वो इस गाड़ी में बैठ गया है तो उसे आगे तक साथ चलना होगा, जिस वजह से रॉबिन को इंसाफ मिल सकता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं बिली ह्यूग को एक अनजान जगह ले आया है और ये जगह है फ्रांसिस की। और फ्रांसिस एक्चुअल में बिली का पुराना दोस्त है और उन दोनों ने साथ में मिलकर काफी सारे मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन लास्ट टाइम बिली ने फ्रांसिस से कुछ पैसे उधार लिए थे जिसे वो चुका नहीं पाया और अब फ्रांसिस को यही लग रहा है कि वो उसके पैसे देने आया है। जिसके बाद बिली उसे समझाता है कि उन लोगों के पास काफी अच्छी चीज है जिसकी कीमत उन लोगों को बहुत ही ज्यादा दुगनी मिल सकती है तब जब वो उन लोगों की मदद करेगा। जिसके बाद फ्रांसिस ह्यूग के बारे में भी पूछता है और बिली उससे कहता है कि ये मेरा नया पार्टनर है। जिसके जवाब में फ्रांसिस ये कहता है तो फिर ये अब तक जिंदा कैसे है, और उसके जवाब में बिली ये कहता है कि जैसे कि तुम थे। और फिर उसके बाद बिली फ्रांसिस को कार की तरफ ले जाता है, डिक्की खोलने के लिए कहता है और जैसे ही फ्रांसिस डिक्की खोलता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि कार के अंदर इनविजिबल मैन यानी ट्रांसलूसेंट पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो इतना ज्यादा हैरान हो जाता है और उन लोगों को उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकलने के लिए कहता है वरना वो उन दोनों को मार देगा। जिसके जवाब में बिली ये कहता है कि अब ट्रांसलूसेंट ने उसकी भी शक्ल देख ली है, जिस वजह से अब बिली भी प्रॉब्लम में पड़ गया है। खैर, अब बात करें डिक्की खोलने से पहले जब ट्रांसल्यूशन उन लोगों को चिल्लाता है तो यहाँ पर बिली उसे फिर से करंट के झटके देकर बेहोश कर देता है। और कुछ डिटेल हमें वहाँ पर मिलती है जो फ्रांसिस देता है कि इन सुपर हीरोज के शरीर में एक चिप डाली जाती है जिस वजह से उन्हें ट्रैक किया जा सकता है काफी आसानी से। और अब वैसा ही ट्रांसल्यूशन के साथ भी होगा और वो लोग काफी आसानी से इसे ढूंढ लेंगे और खेल खत्म। जिसके बाद बिली फ्रांसिस से यही कहता है कि वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास आया है और अब ना चाहते हुए भी फ्रांसिस के पास दूसरा और कोई ऑप्शन है नहीं कि वो उन लोगों की मदद करे। इसलिए फ्रांसिस उन लोगों को अपने एक सीक्रेट हेडक्वार्टर में ले जाता है, एक बंद रेस्टोरेंट में जहाँ पर कोई खास आता जाता है नहीं। और उसके बाद आ जाए अगले सीन पर तो हम देखते हैं कैंसर पेशेंट को, जहाँ पर ए ट्रेन उसे चेयरअप करने के लिए पहुंचा है, लेकिन उस बच्चे की रिक्वेस्ट थी वो भी आखिरी वाली कि वो ट्रांसल्यूशन से मिले, जो कि वहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेन के साथ कि उसे एक अच्छी सी स्क्रिप्ट नहीं दी गई कि वो बच्चे से कैंसर पेशेंट से किस तरीके से बात करे। यानी देखा जाए तो ट्रेन को ज्यादा नॉलेज है नहीं सुपर हीरोज की इंडस्ट्री में, और ये चीज मैडलिन भी नोटिस करती है और अपनी मैनेजर को हर बार सुपर हीरोज को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर भेजा जाए, यानी कि उनकी स्क्रिप्ट और उनके सारे के सारे एक्शन जो लोगों को वियर्ड नहीं लगने चाहिए। उसके बाद मैडलिन अपनी मैनेजर से ये भी पूछती है कि ट्रांसलेशन का कुछ पता भी चला या नहीं, जिसके जवाब में वो मैनेजर ना कहती है। और फिर उसके बाद मैडलिन ये भी पूछती है कि रात के वक्त उसकी डीप के साथ में एक कोलैबोरेशन थी जो अभी फिलहाल के लिए है नहीं, इसलिए स्टारलाइट को रेडी कर दो। उसके बाद हम देखते हैं स्टारलाइट को जो ब्लैक नोयर से मिलती है, बट ब्लैक नोयर से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद स्टारलाइट को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाया जाता है और ये एग्रीमेंट है सारे के सारे क्रिमिनल्स को ढूंढने का कि एक्चुअल में उनका केस क्या था और वो लोग अगला क्राइम क्या कर रहे हैं। जिसके बाद उस सिचुएशन में स्टारलाइट को भी घुसेड़ा जाएगा उसकी पूरी परफेक्ट टिप के साथ कि उसी ने इस केस को सॉल्व किया है। जिसके बाद स्टारलाइट ये कहती है कि वो अपने केस को खुद हैंडल करना चाहती है, जिसके जवाब में एशली उसे ये बताती है कि उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाने का है, यानी गलती की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर है नहीं। और उसके बाद स्टारलाइट को दूसरा झटका तब लगता है जब उससे बताया जाता है कि उससे कोलैबोरेशन एक्चुअल में डीप के साथ में करना है, जिसके लिए फिलहाल
फिलहाल तो वो रेडी है नहीं, पर ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट के चलते उसे ये काम करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ आ जाए फ्रांसिस के सीक्रेट हेडक्वार्टर पर, तो वहाँ पर ट्रांसल्यूशन को एक केज में रखा गया है, जिसके बाहर काफी सारी बैटरीज भी रखी गई है और उनमें करंट लगाया गया है ताकि ट्रांसल्यूशन वहाँ से भाग ना पाए। जिसके बाद ट्रांसल्यूशन उठकर उन लोगों से ये कहता है कि अगर उन लोगों को पैसे चाहिए तो वो उन्हें पैसे देगा, जिसके जवाब में बिली ना बोलकर दरवाजा बंद कर देता है और बाहर वो लोग उसे मारने की प्लानिंग करते हैं, जो कि इतना ज्यादा आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसल्यूशन की स्किन एक्चुअल में डायमंड की कोटिंग की है, जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त है, जिस पर गोलियों का भी असर नहीं होता और न ही किसी धार चीजों का, यहाँ तक कि उसकी स्किन को जलाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में उसे मारने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। और ये सारी चीजें ह्यूग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ह्यूग नहीं चाहता कि वो लोग मर्डर करे। जिसके जवाब में बिली और फ्रांसिस यही कहते हैं कि उन लोगों ने इसी के लिए यहाँ पर ट्रांसल्यूशन को लाया है ताकि वो लोग उसे मार सके। लेकिन जैसा कि ह्यूग नहीं चाहता कि वो मर्डरर बने, और आज तक ह्यूग को नहीं लगता कि बिली और फ्रांसिस के हाथों इतना बड़ा लक लगा होगा, वो लोग उसे पकड़कर काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जिसके जवाब में बिली ये कहता है कि इन लोगों ने इसके पहले भी काफी अच्छे अच्छे आतंकवादियों को पकड़ा है, जिनमें से काफी सारे लोग एक्चुअल में मुंह नहीं खोलते थे, और ट्रांसल्यूशन भी उनमें से एक ही है, इसलिए उसे मारकर अपनी मुसीबतों को हल कर लेंगे। जिसके जवाब में ह्यूग फिर से यही कहता है कि उसे मारना मतलब एक बड़ी वॉर छेड़ना, क्योंकि वो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर इंसान है और उसके मरने से ये चीज सभी लोग नोटिस भी करेंगे कि टीम 7 का एक मेंबर मारा गया है। और बात करें उसकी चिप की जो उसके शरीर में लगाई गई है, तो वो चिप फिलहाल के लिए अभी काम नहीं कर रही। रीजन है कि जिस कमरे में ट्रांसल्यूशन को रखा गया है, उस कमरे की छत पर स्टील के पत्रे लगाए गए हैं, जिस वजह से ट्रांसल्यूशन की लोकेशन हेडक्वार्टर वाले डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं एक शॉक वेव नए सुपर हीरो को, जो ये दावा कर रहा है कि वो दुनिया का सबसे तेज इंसान है और आने वाले कुछ दिनों में ट्वेन और उसके बीच एक जबरदस्त रेसिंग होगी, जो ये फैसला करेगी कि दुनिया का फास्टेस्ट सुपर हीरो है कौन। दूसरी तरफ हमें न्यूज पर डीप दिखाया जाता है, जो स्टीव की खबर चला रहा है कि ओशन में उसका प्लेन गिरा किसी हादसे की वजह से और उन लोगों की डेड बॉडी अब तक मिली नहीं है। और ये न्यूज मैडलिन भी टीवी पर बैठे देख रही है। जिसके बाद होमलैंडर वहाँ पर एंटर करता है और फिर उन दोनों के बीच कुछ डिस्कशन होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे मैडलिन ने ही बुलाया है, क्योंकि डीप ने उसे ये बात बताई है कि जिस तरीके की कटिंग उस प्लेन पर हुई थी स्टीव की, वो कोई आम कटिंग नहीं बल्कि लेजर कटिंग थी, जो ऑब्वियसली हीट विजन से ही निकलती है। और हीट विजन फिलहाल तो 7 की टीम में सिर्फ होमलैंडर के पास ही है। इसके बाद होमलैंडर ये कहता है कि हाँ, जो कुछ भी किया मैंने किया, क्योंकि वो तुम्हें धमका रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद मैडलिन उसे ये कहती है कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगली बार अगर तुम ऐसा कुछ करो तो मुझे पहले उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैंने सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल कर लिया था और वो हमारी बात भी मान गया था। और अगर वो ऐसी बड़ी गलतियां करेगा तो लोगों की नजर में उसकी इमेज बहुत ही ज्यादा खराब बनेगी, जो कि फिलहाल तो ये कंपनी नहीं चाहती। और इसीलिए ये कंपनी है जो इन सुपर हीरोज को प्रोटेक्ट कर रखती है और लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाती है, जो कि वो है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ह्यूग को, जो बहुत ही ज्यादा परेशान है, और उसके बाद वो अपना फोन निकालकर कॉल चेक करता है, जहाँ पर उसके डैड ने उसे काफी सारे कॉल किए हैं। जिसके बाद वो अपने डैड को कॉल कर ये कंफर्मेशन देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके डैड को ये लग रहा था कि रात के वक्त जब वो स्टोर बंद कर चला गया तो स्टोर में किसी गधे ने अपनी कार घुसा दी और वहाँ से भाग गया। और फिर उसके पिता कहते हैं कि उन्हें लगा कि उन किडनैपर्स ने शायद उसे किडनैप कर लिया है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा चल रही है। जिसके बाद ह्यूग अपने पिता को झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था, और उसके पिता ह्यूग को ये कहते हैं कि उन्होंने रात के वक्त उसके सभी के सभी दोस्तों को कॉल किया था और वो उनमें से किसी के भी साथ नहीं था। जिसके बाद ह्यूग उसके पिता को बाद में कॉल करने के लिए कहता है और फोन वहीं पर काट देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डीप को होमलैंडर ने बुलाया है, एक हिसाब से धमकी देने, वो भी इतने प्यार से, जिससे हमें ये पता चलता है कि होमलैंडर कितना ज्यादा अच्छा सुपर हीरो है। वेल, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर होमलैंडर डीप को ये कहता है कि अगली बार अगर कोई भी चीज उसे वियर्ड लगे सुपर हीरोज के खिलाफ, तो वो सबसे पहले रिपोर्ट उसे करेगा और उसके बाद वो डिटेल मैडलिन को जाकर देगा, वरना अंजाम शायद उसके लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है और बाकी दूसरों के लिए भी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। जिसके बाद डीप डरते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस केमिकल की मदद से एक बड़ी बुलेट बना रहा है, जो बुलेट वो लोग ट्रांसल्यूशन के सीने के आर पार करेंगे। लेकिन उस बुलेट का असर ट्रांसल्यूशन पर होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसल्यूशन एक्चुअल में इनविजिबल है, जो किसी भी दिखाई नहीं देता। यानी बिना देखे बिली ने उस पर गोली चलाई, जिस वजह से छत के रूफ का वो छोटा सा पतरा थोड़ा खुल सा जाता है और वहाँ पर ट्रांसल्यूशन उन लोगों को ये भी कहता है कि बस थोड़ा और टाइम, जिसके बाद वो लोग उसे ढूंढ लेंगे और फिर उन लोगों की खैर नहीं। और इस बीच हम ये भी नोटिस करते हैं कि ह्यूग भागकर बिली को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वो पूरी तरीके से नाकाम हुआ। जिसके बाद बिली उन लोगों को ये कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि उसे कुछ काम करना है और चीजें फिलहाल तो अभी अंडर कंट्रोल है। जिसके बाद बिली ऊपर की तरफ जाकर अभी भी ये सोच रहा है कि किस तरीके से वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। और दूसरी तरफ आ जाए 7 टावर पर, तो उन लोगों को ट्रांसल्यूशन का सिग्नल तो मिला है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि वो 10 ब्लॉक्स के कौन से घर में छुपा हुआ है। जिसके बाद मैडलिन उन लोगों को ये कहती है कि सर्च टीम को हर एक ब्लॉक में चेक करने के लिए भेज दो। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्टारलाइट और डीप को, जो लोग कोलैब कर किसी ड्रग्स के क्रिमिनल्स को रोकने के लिए आए हैं। जिसके बाद डीप स्टारलाइट को देखते हुए उससे फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर स्टारलाइट पूरी तरीके से रेडी है उसकी हर बात का जवाब देने के लिए। और फिर से उसे वो अपनी पावर दिखाकर
डराकर पीछे हटा देती है, जिसके बाद वो लोग उन ड्रग डीलर पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर स्टारलाइट अपनी पावर्स दिखाते हुए उन गुंडों को मारती है और पीछे की तरफ से डीप आकर एक क्रिमिनल को गिराकर पूरा का पूरा क्रेडिट ले जाता है, क्योंकि वो सारी की सारी एक्शन सीक्वेंस मानो जैसे कि फिल्म की तरह शूट किए जा रहे थे, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि सुपर हीरोज दिन रात कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि दुनिया पूरी तरीके से सेफ रहे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बिली को, जो किसी सुजैन नाम की एजेंट के घर में है, जहाँ पर वो सुजैन से रिक्वेस्ट करने आया है कि वो ट्रांसल्यूशन की पुरानी क्राइम की फाइल निकाले, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वो एजेंट उससे ये कहती है कि वो उसके घर में बिना बुलाए घुस आया, वो भी आधी रात को, और उसके पति ने अगर उसे ऐसी हालत में देख लिया तो फिर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और वो नहीं चाहती कि उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ उन लोगों के वन नाइट सेक्स की वजह से खराब हो जाए। यानी देखा जाए तो बिली यहाँ पर सुजैन को ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद सुजैन उसका काम करने के लिए मान जाती है। और फिर से आ जाए फ्रांसिस के सीक्रेट हेडक्वार्टर पर, तो वहाँ पर ह्यूग ट्रांसल्यूशन को पानी देने के लिए जाता है और ये कोशिश करता है कि ट्रांसल्यूशन उसे कुछ इन्फो दे, जो इन्फो ट्रेन से रिलेटेड है कि उस दिन ट्रेन रॉबिन नाम की लड़की को कुचलकर एक बैग लेकर कहाँ पर भाग रहा था। जिसके बाद ये बात सुनकर ट्रांसल्यूशन इतना ज्यादा भड़क जाता है और उसे गालियां देना शुरू कर देता है कि उसने बस सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए उसे किडनैप कर लिया और ये चीज उसे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही है। जिसके बाद ह्यूग ये कहता है कि यहाँ पर दो बंदे हैं जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और अगर वो उसे कुछ बता देगा तो शायद वो दोनों से छोड़ देंगे। जिसके जवाब में ट्रांसल्यूशन ये कहता है कि वो एक सुपर हीरो है, वो टेररिस्ट और गुंडों से हर रोज लड़ता है और एक तरफ तुम लोग हो जिन्हें कोई भी दुनिया नहीं पहचानती, यानी वो लोग एक बलून की तरह है जो बस खून से भरे हुए है और बस उनके फूटने की देरी है, जिन्हें और कोई नहीं बल्कि होमलैंडर आकर फोड़ेगा। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो पिंजरे में ट्रांसल्यूशन बैठा हुआ है लेकिन ट्रैप में वो लोग फंस गए हैं। और दूसरी तरफ हम बाहर की तरफ देखते हैं तो फ्रांस ये देख रहा है कि सिक्योरिटी वाले आकर इस पूरे के पूरे एरिया को चेक कर रहे हैं। जिसके बाद वो ये श्योर करता है कि वो लोग अंदर की तरफ ना आए और गन लेकर पूरी तरीके से रेडी रहता है उन लोगों का सामना करने के लिए। लेकिन जब पूरे के पूरे सिक्योरिटी वाले उस एरिया को चेक करते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ह्यूग अभी बहुत ही ज्यादा टेंशन में है कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। इसके बाद वो दीवार पर लगे एक बच्चे के पोस्टर को देखता है जहाँ पर लिखा हुआ है कीप योर हैंड क्लीन। इसका मतलब ये साफ है कि जुर्म भी करो और पकड़े ना जाओ। और दूसरी तरफ आ जाए 7 टावर के सीन पर, यहाँ पर एक पार्टी चल रही है जहाँ पर सारे के सारे ट्रस्टीज को बुलाया गया है जो लोग सुपर हीरोज के इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं। और इस पार्टी में सेनेटर भी आए हुए हैं जिनसे डेफिनेटली मैडली को कुछ काम है और ये काम है कि वो सेनेटर को मना सके कि सुपर हीरोज को नेशनल डिफेंस के लिए भी यूज किया जाए, जो कि कल सुबह अनाउंस कर दिया जाएगा कि सुपर हीरोज को नेशनल डिफेंस में नहीं रखा जाएगा। यानी सुपर हीरोज एक हिसाब से सिर्फ इस कंपनी के बोलने पर ही चलते हैं, ना कि सरकार के। जिसके बाद मैडलिन ये कहती है कि उसकी पहचान भी कुछ ऐसे लोगों से है जो उसके सुपर हीरोज को नेशनल डिफेंस तक काफी आसानी से पहुंचा सकते हैं। जिसके बाद सेनेटर उसे कुछ डिटेल देते हैं, यानी जो भी लोग मैडली के साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजर को चला रहे हैं यानी ट्रस्टीज, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी डिफेंस में कुछ भी नहीं चलती। जिसके बाद मैडलिन ये कहती है कि अगर उनकी नहीं चलती तो डिफेंस में तुम्हारी चलती है, क्योंकि तुम वहाँ के चेयरमैन हो और लोग तुम्हारी बातें जरूर सुनेंगे। जिसके जवाब में सेनेटर ये कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो अपने ऑफिस में होमलैंडर को देखे, क्योंकि उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और अमेरिका आज की तारीख में वेपन से चलता है, ना कि सुपर हीरोज से। जिसके बाद मैडलिन सेनेटर को ये भरोसा देती है कि उसके सारे के सारे सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा ईमानदार है और पक्के देशभक्त भी। जिसके जवाब में सेनेटर ये बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए ईमानदार है और तुम्हारे लिए देशभक्त, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बोलने पर चलते हैं, ना कि सरकार के। और उसके बाद ये सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है स्टारलाइट यानी एनी को, जो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी लेकर सड़कों पर घूम रही है और उसकी नजर पड़ती है कुछ दो लफंगों पर जो एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद ना चाहते हुए भी स्टारलाइट अपनी पावर को यूज कर उन दोनों को मारती है और कोई ऊपर की तरफ से मोबाइल में ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो हर एक कोशिश कर रहा है ट्रांसलेशन को मारने की, जिसमें वो पूरी तरीके से नाकाम होता है हर बार। जिसके बाद वो बाहर आकर ह्यूग से कुछ पर्सनल बातें करता है और ये बताता है कि उसने पहला मर्डर कब किया, जो कि वो करना नहीं चाहता था। और ये सारी चीजें बाहर खड़ा बिली सुन रहा था। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेनेटर बारटेंडर के साथ रंगरलिया मना रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते वो बारटेंडर खुद को एक मर्द में कन्वर्ट कर लेती है और वो सारी की सारी सिचुएशन वो रिकॉर्ड कर लेती है। और उसके बाद अगले सीन में स्टारलाइट 7 टावर पहुंच गई है और वहाँ पर वो होमलैंडर को देखती है एक दीवार की तरफ देखते हुए खुद ही के तस्वीर को। जिसके बाद होमलैंडर स्टारलाइट से ये पूछता है कि क्या ये इसकी सीक्रेट आइडेंटिटी है। इसके जवाब में स्टारलाइट हाँ कहती है और फिर होमलैंडर ये कहता है कि उसने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को कई साल पहले ही छोड़ दिया था। जिसके बाद ये बात सुनकर स्टारलाइट वहाँ से चली जाती है और हम एक्चुअल में देखते हैं कि होमलैंडर अपनी तस्वीर को नहीं बल्कि अपने एक्सरे विजन से मैडलिन को दीवार के आर पार देख रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं फिर से फ्रांसिस को, जो अब भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब तक सोल्यूशन मिला नहीं है ट्रांसल्यूशन को मारने का। जिसके बाद फ्रांसिस की नजर जाती है टीवी पर, जहाँ पर वो एक कछुए को देखता है और उसे देखकर उसके दिमाग की बत्ती भी जल जाती है और वो सीधे शॉकिंग डिवाइस उठाकर ट्रांसल्यूशन के पास बढ़ता है। जिसके बाद बिली उससे ये पूछता है कि वो कर क्या रहा है। जिसके जवाब में फ्रांसिस ये कहता है कि उसे आंसर मिल गया और आइडिया भी, कि किस तरीके
तरीके से इस सिचुएशन को खत्म किया जा सकता है। इसके बाद वो उस शॉक मशीन को लेकर ट्रांसल्यूशन को बेहोश कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्टारलाइट को, जहाँ पर एशली उससे इतना ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि उसने जो अभी अभी बाहर हरकत की है वो एक्चुअल में इंटरनेट पर वायरल हो गई है, यहाँ तक कि उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी भी जो अब सभी को पता चल गई है। यानी अब एक हिसाब से स्टारलाइट की नौकरी खतरे में है, जिसका फैसला मैडलिन आकर करेगी। और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सेनेटर मैडलिन के ऑफिस में बैठा हुआ है, जहाँ पर उसे मैडलिन उसी रात की फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करती है। जिसके बाद सेनेटर ये कहते हैं कि ये फोटो फोटोशॉप कर बनाई गई है, क्योंकि उन्हें पक्का पता है कि रात के वक्त वो किसी मर्द के साथ नहीं बल्कि एक औरत के साथ थे। जिसके बाद मैडलिन ये कहती है कि रात के वक्त वो भी वहीं पर थी, और देखते ही देखते मैडलिन उसी इंसान की शक्ल में आ जाती है। जिसके बाद सेनेटर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और दरवाजे से मैडलिन एंटर करती है और उस शख्स को जिसका नाम डबल गैंगर है उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद सेनेटर उठकर मैडलिन को बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं कि जो वो कर रही है वो ठीक नहीं। जिसके बाद मैडलिन ये कहती है कि अब वो इसका हिस्सा है और उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिलेगा। इसके जवाब में सेनेटर ये कहते हैं कि होमोसेक्सुअल भी होना आज की तारीख में कोई ऐसी बड़ा क्राइम है नहीं। जिसके बाद मैडलिन उन्हें ये याद दिलाती है कि एक्चुअल में ओक्लाहोमा में है, जहाँ पर उनके वोटर्स रहते हैं, इसलिए वो जो कहती है उन्हें वो करना ही होगा। जिसके बाद सेनेटर ये कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर भी लेंगे तो सुपर हीरोज को आर्मी में जगह नहीं मिलेगी। जिसके बाद मैडलिन ये कहती है कि वो उसकी देखरेख है। और दूसरी तरफ आ जाए क्राइम डिपार्टमेंट पर, तो वहाँ पर होमलैंडर पहुंच गया है ये चेक करने जब तक ट्रांसल्यूशन का पता चला भी है या नहीं। जिसके बाद वहाँ की एक ऑपरेटर होमलैंडर को पहले परमिशन लाने के लिए कहती है मैडलिन की। जिसके बाद रूडली होमलैंडर अपनी स्माइल दिखाते हुए उसे एक हिसाब से ब्लैकमेल करते हैं और पता देने के लिए कहते हैं ताकि वो जल्द से जल्द इस सिचुएशन को खुद हैंडल करे। और दूसरी तरफ आ जाए फिर से फ्रांसिस के हेडक्वार्टर पर, तो उन लोगों को जो काम करना था उन लोगों ने कर लिया है और ट्रांसल्यूशन अब बेहोशी की हालत से फिर से उठ गया है और अब भी उसका एटीट्यूड पहले जैसा ही है। जिसके बाद फ्रांसिस उससे कुछ एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि वो जितना ज्यादा हार्ड बाहर से है उतना ही ज्यादा सॉफ्ट वो अंदर से है, बिल्कुल इंसानों की तरह। और अब उसने एक बम प्लांट किया है जो बम उसके शरीर के अंदर है, जिसे डाला गया है उसकी ऐश से। यानी उन लोगों ने एक ऐश बम फिट किया है और अगर ट्रांसल्यूशन अपना मुंह नहीं खोलेगा तो डेटोनेटर बिली के हाथ में है जिसे वो दबा देगा। जिसके बाद ट्रांसल्यूशन डर कर और रो कर अपना मुंह खोलना शुरू करता है और सारी की सारी ट्रेन की डिटेल उन लोगों को दे देता है कि ट्रेन एक्चुअल में एक लड़की से रोज मिलने जाता है, इवन अब भी वो वहाँ पर हो सकता है। जिसके बाद बिली ये कहता है कि उन लोगों को जो चीज चाहिए थी ट्रांसल्यूशन को उन्हें पहले दे देनी चाहिए थी और अब चीजें बहुत ही ज्यादा लेट हो गई है। जिसके बाद वो ह्यूग को इशारा करता है बाहर जाने का और ये चीज ट्रांसल्यूशन भी नोटिस करता है और उन लोगों से फिर से अपनी जान की भीख मांगता है और ये कहता है कि उसके पास बहुत सारे राज है, बस उन्हें पूछने की देर है। जिसके बाद बिली बाहर निकलकर डोर बंद कर देता है और जैसे ही डेटोनेटर दबाने वाला होता है तो फ्रांसिस उसे रुककर स्क्रीन की तरफ देखने के लिए कहता है, क्योंकि फ्रांसिस को ऐसा लग रहा है कि होमलैंडर यहीं पर आसपास है और ट्रांसल्यूशन को ढूंढ रहा है। जिसके बाद ह्यूग भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि जो पावर्स होमलैंडर के पास है, जैसे कि एक्स-रे विजन जिनकी मदद से वो छत के आर पार देख सकता है, उसके बाद वो छोटी से छोटी चीजों को भी सुन सकता है, मानो जैसे कि अगर कोई एक्सप्लोजन किया गया तो होमलैंडर को पता चल जाएगा। और ये चीज अब उस छोटे से पिंजरे में बैठा हुआ ट्रांसल्यूशन भी देख रहा है कि किस तरीके से ह्यूग के इंप्रेशन बदल गए हैं। जिसके बाद ट्रांसल्यूशन सीधे सीधे गैस कर लेता है कि होमलैंडर आ गया। जिसके बाद बिली और फ्रांसिस मिलकर बाहर की तरफ जाकर कुछ प्लान सोचते हैं ताकि वो लोग होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट कर सके। जिसके बाद फ्रांसिस बिली को लैपटॉप निकालकर कुछ चीज सेट करने के लिए कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर उसके हेडक्वार्टर से निकलने के लिए कहता है जल्द से जल्द। इसके बाद उस गर्लफ्रेंड उससे 3 मिनट का वक्त मांगती है, बट इस बीच हम देखते हैं कि जिस गिलास में ह्यूग ने ट्रांसल्यूशन को पानी पिलाया था वो उसमें पीस कर पानी सीधे बैटरीज पर डाल देता है। जिसके बाद उस केज से करंट बंद हो जाता है और ट्रांसल्यूशन उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर की तरफ ह्यूग डेटोनेटर लेकर खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ बड़ी प्रॉब्लम फ्रांसिस की तरफ आई हुई है क्योंकि उसके कार के बाहर होमलैंडर खड़ा हुआ है जो उससे इंक्वायरी करता है और ये कहता है कि वो अपना आईडी कार्ड दिखाए। इसके बाद फ्रांसिस ये कहता है कि ये जगह उसकी है और वो एक आम नागरिक है, तो वो उसे अपनी आईडी क्यों दिखाए क्योंकि उसने कुछ गुनाह किया नहीं। जिसके बाद होमलैंडर ये कहता है कि अगर उसने कुछ गुनाह नहीं किया तो बस वो उसे आईडी दिखा दे और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और उसकी कुछ देर बाद वो उसकी कार को चेक करने के लिए भी कहता है, वो भी अपने एक्सरे विजन से। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि होमलैंडर अपने इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता क्योंकि कार के अंदर कोई भी नहीं, क्योंकि मौका देखकर बिली वहाँ से निकलकर भाग गया और कचरे के ढेर की तरफ जाकर छुप गया। और दूसरी तरफ अब भी ट्रांसल्यूशन ह्यूग को बहका रहा है कि वो उसकी जान बख्श दे और अगर वो ऐसा करेगा तो दुनिया की नजर में उसकी इमेज भी खराब हो जाएगी और लोग उसे कोई भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो अगर हीरो बनना चाहता है तो उसे यहाँ से जाने दे ताकि चीजों को वो अपने अंडर कंट्रोल कर ले। इसलिए ह्यूग को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिली ने तैयारी कर ली है और वो लैपटॉप से बटन दबाकर फ्रांसिस के उस दूसरे हेडक्वार्टर को ब्लास्ट कर देता है जिसकी वॉइस होमलैंडर को सुनाई देती है और वो आधी कन्वर्सेशन करके ही वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ ट्रांसल्यूशन ने भी ह्यूग को अपनी बातों में फंसा दिया। जिसके बाद ह्यूग डेटोनेटर बंद कर देता है और ट्रांसल्यूशन वहाँ से हंसते हुए गायब हो जाता है। जिसके बाद ह्यूग की नजर फिर से उस पोस्टर पर जाती है, वही अपने हाथ सफा रखने की। जिसके बाद ह्यूग को समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा बिगड़ेगी अगर ट्रांसल्यूशन यहाँ से जिंदा बचकर निकला तो। जिसके बाद वो सीधे
सीधे डेटोनेटर दबा देता है और देखते ही देखते ट्रांसल्यूशन के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिसके खून के धब्बे ड्यूक के पूरे शरीर पर है। यानी 7 टीम के मेंबर में से एक मेंबर मारा गया और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है, जो हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर छोड़ गया है कि अब आगे एक्चुअल में होगा क्या और क्या दुनिया को ये पता चलेगा भी या नहीं कि ट्रांसल्यूशन अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसका रिएक्शन होमलैंडर पर किस तरीके का होगा। ये सारी चीजें हम इसके अगले एपिसोड नंबर 3 में देखेंगे। और हाँ, बात करें इस एपिसोड के टाइटल की, तो इस एपिसोड का टाइटल है चेरी। वेल, तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है द बॉयज के सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।